वेलकम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार बात बोली गया यहाँ पर, बोला गया मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो यार, मरने से क्या होगा। एक तरीके से इंसान क्या होता है, आज की डेट में जिस जिंदगी को जी रहा है उसको पसंद नहीं करता है और चाहता है कि जिंदगी में कुछ अच्छा है और उसके अच्छे को कुछ करने के लिए कुछ अपनी जिंदगी में चेंज नहीं करता है, यानी कि ये चाहता है कि जो चल रहा है ना उसी में उसको अच्छा मिलता रहे। अगर ऐसे आप लोग को इस जिंदगी से अच्छा मिलता जो चल रही है तो अभी आप लोग किसी बेहतर पोजीशन पर होते। अगर हो तो इसका मतलब आप लोग जो है मेहनत कर रहे हो। पर लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है कि जैसी जिंदगी चल रही है वही चलती रहे और अपनी जिंदगी में आप लोग को वो मिल जाए जो आप लोग को चाहिए, यार ना तो आज तक किसी को मिला है और ना ही आगे मिलने वाला है। अगर रियलिटी में कुछ पाना चाहते हैं तो अपना जीने का तरीका बदलो, काम करने का तरीका बदलो, जिस चीज पर आप लोग टारगेटेड है उसके ऊपर 100% फोकस दो और सही डायमेंशन में और डायरेक्शन में लेकर चीजों को चलो। देखो यार, मेरा जिंदगी में जीने का एक तरीका है, या तो जो चीजें मेरे सामने हैं मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूं जैसी हाँ सही है, वरना अगर मुझे लगता है कि एक्सेप्ट नहीं किए तो फिर उनको बदलने का बूता रखो। यानी कि या तो उनको बदलो कि हाँ, जैसे कि इलोन मस्क के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलोन मस्क ने क्या किया, उसको पेमेंट सिस्टम पसंद नहीं आया, उसने पेपल स्टार्ट कर दिया, PAYPAL। इलोन मस्क को पसंद नहीं आया कि नॉर्मल गाड़ी होनी चाहिए तो उसने टेस्ला स्टार्ट कर दी इलेक्ट्रिक कार के लिए। उसको पसंद नहीं आया कि स्पेस में जैसे लोग जाते हैं उसमें कुछ चेंज होना चाहिए तो बंदे ने स्पेस एक्स स्टार्ट कर दिया। अभी वो हाइपर लूप पे काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा फास्ट बनाने के लिए अपने हाइपर लूप पे काम चल रहा है। तो अगर जिंदगी में जो मिल रहा है या तो उसको बदलने का बूता रखो, और अगर बदल नहीं पा रहे हो तो डेली रो मत कि यार ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ये फालतू की चीजें होती हैं। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करो सुना सुनाकर। जिंदगी में कुछ डिसीजन लो और उसको बदलने की ताकत रखो, वरना एक साल चला गया, इस साल के 15 दिन चले गए, अगली साल फिर ऐसे आने वाला है, कुछ नहीं चेंज होने वाला है जब तक आप लोग अपना नेचर चेंज नहीं करोगे। अगर रियलिटी में चेंज चाहते हो तो रियलिटी में उठाओ एक कलम और एक पेपर पर लिख डालो कि क्या क्या चेंज आप लोगों को करना है और फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाँ यार, ये तो करना ही करना है। तब जाकर आप लोग चीजों को अचीव करते हुए नजर आओगे, तब जाकर आप लोग सही डायरेक्शन में अपने आप को एक सही डायरेक्शन देते हुए नजर आओगे। आप लोग खुद ही देखो, 15 दिन जिंदगी के जा चुके हैं एक नए साल के, कैसा रहा आप लोगों का ये साल बताइए जरा। क्या जिस तरीके से आप लोगों ने सोचा था वैसे आप लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हो? अगर हाँ तो बताइए, और ना तो कितना प्रतिशत आप लोगों ने यूटिलाइज किया है और क्या इंप्रूव करना चाहते हो। और इंटरेस्टिंग चीज पता है यार क्या लगती है मुझे इस लाइफ की, जो मुझे रियलिटी में पर्सनली काफी पसंद लगती है, आज की डेट में आप लोग जिस दिन जहां से भी जिस टाइम भी आप लोग चाहो ना अपनी जिंदगी को चेंज करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आज से अभी से चाहो ना आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ नए चेंज ला सकते हो और उसका इंपैक्ट आप लोगों को आगे जिंदगी में देखने को मिलेगा। आज जो जिंदगी आप लोग की चल रही है ना, अगर अच्छी चल रही है फिर बर्बाद चल रही है, तो ये आप लोग की पास्ट के कर्म है जो आप लोग के सामने आ रहे हैं, जो भी आप लोगों ने अच्छे या बुरे काम किए उसी का रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। अगर यहीं से ही आप लोग जिंदगी को चेंज करना स्टार्ट कर दोगे ना तो यहीं से ही आप लोग की जिंदगी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब फ्यूचर में जो भी आप लोग की जिंदगी आप लोग के सामने आएगी वो आप लोगों के प्रेजेंट टाइम पर जो भी काम करोगे उनका रिजल्ट होगा। तो अगर आज से ही आप लोग अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं तो आज से ही कुछ ऐसे चेंज लाओ जिंदगी में प्रेजेंट टाइम पर, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को उसका इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। वरना प्रेजेंट में जो करोगे फ्यूचर में वही दिखेगा हमेशा और उसी का रिजल्ट आप लोगों के सामने मिलेगा और फिर देखकर उसको रोगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ये इतनी राम कथा मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलर लिख रहे हैं कि सर पेपर पास में आ रहा है, डर लग रहा है। पेपर पास में आता है, सबको डर लगता है यार, आप कोई स्पेशल केस नहीं हो। अगर डर लग रहा है तो उसका रिजल्ट निकालो। रिजल्ट मतलब बैठकर देखो कि किस चीज में आप लोग की कमी है। पेपर लगा रहे हो तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आप लोग सही से नहीं लेकर चल पा रहे हो। अगर कोई और दिक्कत है तो उसको देखो, सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखो, हमेशा आप लोगों को रिजल्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। पर लेकिन अगर रोते रहोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है रिजल्ट। तो इसलिए बोल रहा हूं हमेशा अपने आप को चीजों का देखने का नजरिया चेंज करो, सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चेंज होती नजर आएगी। काफी शानदार डिस्कशन रहेगा यार, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। एक नया इंपॉर्टेंट डे जो कि अभी यहां पर 15 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अनाउंस किया है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इसी के साथ में आप लोगों को चाइना और श्रीलंका के रिलेशन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें इंडिया के अंदर है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ में पासपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि जानकर आप लोगों को मजा आएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोग कई सारी बातें बताऊंगा, आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और भी तमाम कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, बहुत सारी। एक ओवरव्यू आइए ले लेते हैं पहले एक बार लेक्चर का, अच्छे से आप लोग एंजॉय करिएगा टकटकी लगाकर। ये क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों के लिए लेक्चर जो है वो आप लोगों को आगे अच्छे से इसको एंजॉय करिएगा, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों को लेक्चर का ओवरव्यू में दूंगा यहाँ पर, ठीक है। बताई जा रही है चाइना फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा अभी विजिट किया गया श्रीलंका के अंदर में, तो यहाँ पर दोनों के द्वारा मिलकर 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। रबर राइस पैक्ट यानी कि रबर के फील्ड में और राइस के फील्ड में श्रीलंका और चाइना के द्वारा एक पैक्ट यानी कि एग्रीमेंट यानी कि मिलजुल कर समझौता किया गया था दोनों के द्वारा मिलकर कि हाँ भाई साहब इस एरिया में हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो कब साइन किया गया था ये आप लोगों को बताना है। 70 साल उसको पूरे हो चुके हैं, तो इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो, एप्टीट्यूड इतना तो होगा।
इसको देखिएगा, ठीक है। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना की एक स्ट्रेटजी है इन सर्किल इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के आसपास एक सर्किल बना रहे हैं यहां पर, जिसको एक स्ट्रेटजी बोलता है ये। तो इसका नाम क्या है, हालांकि ये कहीं कागज में लिखी हुई आप लोगों को नहीं मिलेगी, पर चाइना उसको फॉलो करता है, ठीक है। यानी किसी इंसान से आप लोग चिढ़ते हैं तो कहीं लिखा नहीं होगा आप लोग उससे चिढ़ रहे हैं, पर लेकिन उसकी हरकतें जो है, उसके एक्शन जो है, वो आप लोग को बता देंगे कि इंसान आप लोगों से चिढ़ रहा है। यानी कि हमेशा वो आप लोग की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। आप लोग कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको कॉपी करता हुआ नजर आएगा। आप लोग कुछ भी नए स्टेप उठा रहे हैं तो उसमें कमियां निकालता हुआ वो इंसान नजर आएगा। तो इसका मतलब ये कि वो इंसान जो है वो अंदर तक चिढ़ा बैठा है तुमसे, अंदर तक जला बैठा है, उन्हें जला फूका बैठा है वो इंसान। तो उस इंसान को जलते रहने दो, तुम अपना काम करो, इतने शानदार तरीके से करो कि उसकी पुंगी बच जाए। तो आप लोग को इतने शानदार तरीके से काम करना है, कभी हार नहीं मान रही यार। सामने वाला एक चटका दे रहा है तो तुम उसको 5 पटके दो, ताकि इंसान जो है वो सही डायरेक्शन में सुधरे। वरना कुत्ते की पूंछ होती है, दुनिया इसी तरीके से बिगड़ी रहती है। तो अपनी चीजों को सही डायरेक्शन में लेके चलो, रिजल्ट जरूर आएगा। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है 1902 में यहां पर एक रिवर है जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रबर का प्लांट लगाया गया पहली बार। कहां पर है ये लोकेटेड और कब इसको लगाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं जहां पर रबर प्रोडक्शन होता है, तो ये आप लोगों को बताना है। उनमें से एक तमिलनाडु है, बाकी 2 का नाम आप लोग बताइए। अगर पता है तो बताइए, नहीं तो लेक्चर में तो आप लोगों को सारी बातें जानने को मिलेगी ही। टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन को फैंस दो और एंजॉय करो लाइफ को। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अभी 2 कंट्री ऐसी हैं जिनका वर्ल्ड में वर्स्ट पासपोर्ट है, जहां पर लोग ना तो विजिट करते हैं ना ही इस कंट्री को अपने देश में चाहते हैं कि लोग विजिट करें। कौन सी है वो 2 कंट्री, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में अभी फिलहाल 60 देश ऐसे हो गए जहां पर आप लोग वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि वीजा की रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं रहेगी। इसमें 2 नई कंट्री अभी ऐड हो गई हैं, यानी कि हमारे पासपोर्ट की ताकत जो है वो बढ़ गई है थोड़ी सी, और ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 15 जनवरी 2022 को, यानी कि अभी कल के दिन ही यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव जो है उनके द्वारा सेलिब्रेट करते हुए बोला गया कि जनवरी का कौन सा डेट है, ये आप लोग को बताना है, जिसको अभी उनके द्वारा नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। स्टार्टअप क्या होता है, एक तरीका बिजनेस होता है जिसमें आप लोग खुद तो काम करते ही करते हो, दूसरों को भी जॉब देते हो, यानी कि आप जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बन जाते हो, यानी कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बन जाते हो। तो इससे अपनी कंट्री में हम लोग काफी सारे स्टार्टअप भी स्टार्ट कर पाए, तो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता हुआ हमारा ये एक कदम आप लोग बोल सकते हैं। अभी बात करें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में 2022, इसके बारे में आप लोग को बताना है यहाँ पर किसके द्वारा ये रिलीज की जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अपनी कंट्री के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पर रिसेंटली अभी सोलर जो सिस्टम है, जो सोलर पैनल लेकर नहीं आते आप लोग, पहले इस पर एक पर्टिकुलर जीएसटी लगा करती थी, उसको अभी बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये बताना है 5 से 12, 12 से 18 या फिर 18 से 28, तो क्या है ये आप लोगों को बताना है। पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा तो एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा और फिर आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं स्टार्टअप के बारे में। अभी आज की डेट में हमारी कंट्री में दुनिया भर के स्टार्टअप सामने निकल कर आ रहे हैं और कई सारे तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके हैं, यानी कि $1 बिलियन लगभग आप लोग बोल सकते हैं 7,000 करोड़, जो कि आज की डेट में जिनकी वर्थ पहुंच चुकी है, ऐसे कई सारे स्टार्टअप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, देश को भी आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये काफी एक गर्व की बात होती है कि हम लोग अपने देश में अपने प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं और इससे लोग जो है खरीद रहे हैं, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग चीजों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। तो अभी रिसेंटली 150 के करीब स्टार्टअप जो है 15 जनवरी को 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर इंटरेक्ट किया गया और उसके चलते इनके द्वारा अभी यहाँ पर जनवरी 16 को, यानी कि 16 तारीख, यानी कि आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, आज ही के दिन यहाँ पर 16 जनवरी को यहाँ पर ये नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है, तो जितने भी एग्जाम आप लोग के आने वाले टाइम में होंगे उनमें ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा इस तरीका, जो कि अभी रिसेंटली नया नहीं ताजा डिक्लेयर किया है, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि फल फ्रूट्स कैसे हैं, सब्जी कैसी है, रोटी कैसी है, भाई साहब ताजी है, खा लो, ठीक है। तो वही बातें हैं, तो ताजा है, इसको तैयार कर लो क्वेश्चन को, तो आप लोगों का मार्क्स एक तैयार हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्टअप जो है वो किसी कंट्री की बैकबोन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया और 15th ऑफ जनवरी के दिन यहां पर इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि 16th ऑफ जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोगों को अच्छा लगा इसके बारे में जानकर कि हाँ एक और डे स्टार्ट हो गया हमारे देश में, तो आप लोगों को एक नया और क्वेश्चन मिल गया अपने लिए तैयार करने के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, मतलब हो गया आप लोग का तैयार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 वीडियो डेली रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन के साथ में अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं तो इनको एंजॉय करिए, कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ये 8:30 बजे शाम को आप लोगों को डेली वीडियो देखने को मिलती है, ठीक है। इसका मैं प्रीमियर नहीं लगा रहा था कई दिन से क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज से और कल से इसका मतलब प्रीमियर आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
जिससे कि आप लोग प्रॉपर वे में अपनी चीजों को हैंडल कर सकें। इसी के साथ में जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा था उसमें थोड़ा सा डिले हो जा रहा था, वो भी कल से आप लोग को टाइम पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 2 वीडियो आप लोग की एक्स्ट्रा आया करती थी, एक 12 बजे मोटिवेशन की वीडियो आया करती थी आप लोग की, और इसी के साथ में एक और आप लोग की वीडियो आया करती थी शाम को 5 बजे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन डिस्कस किया करता था। तो वो भी आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा भी कुछ और चेंजेस आप लोग को भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर अगर कस कर ये वीडियो सुबह 6 बजे लेकर आ जाओ तो बहुत मेहरबानी होगी, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। देखो यार, 6 मैं इसको पहले 7 बजे लेकर आया करता था, इवन 8 बजे भी मैं इसको लेकर आया करता था, इवन कई बार 8:30 बजे भी लेकर आया करता था। मैंने इसको 7 कर दिया, 7 की वजह अब मैंने इसको 6:30 कर दिया। 6:30 बजे जो है आज की डेट में लगभग मुझे लग रहा है 4 से 5 हजार बच्चे उठ रहे हैं, जबकि वीडियो देख रहे हैं लगभग 60 से 70 हजार लोग। समझ रहे हैं आप लोग, 60 से 70 हजार लोग में यहाँ पर 1/4 भी लोग जो है 6:30 बजे उठकर नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि सुबह उठने में ना दम लगता है यार। मैं बोलूं ना, अगर थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लगेगा सुनने में, सबकी औकात नहीं है सुबह को उठकर वीडियो देखना, ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती यार। ये चीजें सबके बस की नहीं होती कि सुबह उठकर अपना काम निपटा लो। अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया कर रही होती इस काम को। ये बुरा नहीं लगाने के लिए बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसे जिनको रात में पढ़ना पसंद है वो तो अपना फॉलो करते रहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो चाहते हैं कि सुबह उठ के देखें, पर उनके बस की नहीं है, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि वो कर पाएंगे और रोते रहते हैं पूरे दिन। तो इसलिए जो उठ रहे हैं ना, ये 4-5 हजार भी उठ रहे हैं, उनकी हिम्मत है एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है कि सर्दी में रजाई से बाहर निकलकर, मैंने सर्दी में रजाई से बाहर निकलकर टेबल पर लैपटॉप रखकर जब आकर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मुझे पता रहता है कि ठंड कितनी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें सबके बस की बात नहीं होती हैं। इसलिए सिलेक्शन के टाइम पर भी आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेगा, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है यार। रीजन पता है क्या? 99% तो लोग जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना पसंद करते हैं और चाहिए उनको सारे राजाओं वाली जिंदगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें रजाई में बैठ के तो होने वाली है नहीं, आज तक किसी की नहीं हुई है, तो आप लोग यहां से हो जाएगी। तो मैं इसको 6 बजे भी लेकर आ जाऊंगा। पहले आप लोग 6:30 बजे भी अगर उठ जाओ ना ढंग से, और मुझे लगे कि हाँ 6:30 बजे सारे उठ रहे हो, चलो 1/4 भी उठ जाओ, 10,000 लोग 6:30 बजे उठ जाओ, ठीक है, तो मैं इस वीडियो को 6 बजे लेकर आ जाऊंगा, इतनी गारंटी देता हूं, ठीक है। एग्जैक्ट 6 बजे वीडियो डाल दिया करूंगा। अगर 6:30 बजे 10,000 लोग उठ जाए, 6:30 बजे अगर 10,000 लोग उठ के इसको देख देना, 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में एक 10,000 लोग अगर देख दे, तो ये वीडियो अगले दिन ही 6 बजे लेकर आ जाऊंगा। मैं लिख कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है। लिखना तो दूर की बात है, देखना तो इवन मैं बोल रहा हूं 60 से 70 हजार लोग देख रहे हैं। इस पे 1/4 मैंने बोला था वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो 1/4 लोग लाइक तक नहीं कर रहे हैं वीडियो को। समझ रहे हैं आप लोग, उठकर देखना तो बहुत बड़ी बात है। तो यार ये सारी चीजें बोलना आसान लगता है, जब सामने वाला कुछ करता है ना तो उसको अप्रिशिएट किया करो और खुद भी देखा करो कि आप लोग सामने वाले को तो बोल रहे हो, आप लोग खुद से कितना कर रहे हो। आप लोग को तो ये लगता है कि एग्जाम भी मैं ही देकर आ जाऊं आप लोगों का। सोचो 1 मिनट के लिए यार, जिनका सिलेक्शन होता है उनको अप्रिशिएट करो, हिम्मत है उनकी, वो कर रहे हैं उस लेवल पर काम। और जो सुबह उठ के देख रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करो। अपने मम्मी पापा को देखो, मुझे कहता है मोटिवेशन कहां से आता है। एक बार को अपनी मम्मी पापा की ओर देखो ना, नजर उठाकर, कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं आप लोगों के लिए। सुबह उठते हैं टाइम पर, सारे काम टाइम पर करते हैं। तो आप लोग के माँ बाप जब आप लोग के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा कष्ट नहीं ले सकते यार अपनी जिंदगी में उनके लिए? अगर ये भी नहीं कर सकते तो मतलब गलत पैदा कर दिया उन्होंने आप लोगों को, गलती कर दी ना पैदा करके। मुझे तो ऐसे लगता है, अगर आप लोग अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते, आप लोग सुबह को उठ के टाइम पर अपना काम निपटा लो। वो बोलते रहते हैं, मेरे पास में मेल आए 2-3 दिन पहले, कई सारे हैं कि बेटा आप तो वीडियो टाइम पर लेकर आया, तो बेटे को उठा अगर थक गई पर उठ नहीं रहे। समझ रहे आप लोग, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा ये देखो बदतमीजी की पराकाष्ठा, ठीक है। चलो यार, जो भी है आप लोग की जिंदगी है, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट आप लोगों को ही लेना है। अच्छा होगा तो आप लोग एंजॉय करोगे, बुरा होगा तो मेरा क्या है, हम तो राही हैं भैया, चलते रहते हैं। वही मोदी जी वाली बात, झोला उठा के चल देंगे। हम तो भाई साहब फकीर लोग हैं, पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखता हूं सुबह कौन कौन उठता है, और सुबह टाइम पर उठिएगा, और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। और कोशिश क्या करो कि टाइम पर उठकर अपनी जिंदगी को ढंग से स्टार्ट करो। 15 दिन गए जिंदगी के, पूरी जिंदगी नहीं बीती है, 15-16 दिन अभी जिंदगी में से आप लोग गए हैं, अभी पूरा साल सामने पड़ा हुआ है। आग लगा सकते हो इस साल में अगर चाहोगे ढंग से, ओके। बात करते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के बारे में, विजिट किया गया उनके द्वारा भी श्रीलंका को। तो देखो कैसे यहाँ पर मतलब बिल्कुल एक तरीके से दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी रिश्तेदारी चल रही है। मतलब ये अच्छी चीज लगती है मुझे। इन्होंने हमको तो अपना ने लूटा गैरों में का दम था, मेरी जिंदगी वहां डूबी जहाँ पानी भी कम था, मतलब कश्ती वहां डूबी, तो इनको इन्होंने लूट लिया और फिर भाई साहब जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रोते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झिझाते रहेंगे, पर उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब छोड़ के साइड में उठो यार, कोई अच्छी जगह जाकर घुसो, या फिर अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंट जीना स्टार्ट करो। लड़ते रहेंगे उसी में, झिझिगाते रहेंगे, ऐसा लगता है 4-5 जिंदगी मिली है, मिटा दो उसी में। ऐसे थोड़ा ना चलती है यार जिंदगी। जिंदगी को जीना सीखो, ठीक है। ये बिल्कुल जानवरों वाली जिंदगी होती है, ठीक है, इस तरीके से कि हाँ पता भी है कि गलत हो रहा है और फिर भी उसको उसी तरीके से जिए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो वो नहीं, मेरे दादाजी थे एक बात बोला करते थे कि इंसान को कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए कि जहां बैठा है वहां पर झाड़ ले उसको। उन्हें कुत्ता भी पूंछ मारकर बैठता है वहां पर, साफ कर जहां पर इंसान एक तरीके से जहां पर बैठता है,
तो इंसान को कम से कम इतना तो कर ही लेना चाहिए, जहां पर वो है, जहां जो काम कर रहा है उसको ढंग से कर ले। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, देखिए बातें थोड़ी कड़वी निकल रही है, पता नहीं क्यों निकल रही है मुझसे। जब से मैंने मेल पढ़े ना वो 2-3, मुझे लगा, मैंने कहा यार हद करके रखी है एक तरीके से। मतलब माँ बाप मेल कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स मेल कर रहे हैं मुझे कि बेटा आप तो आ रहे हो टाइम पे, बच्चे नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो। और कईयों मेल आ गए मुझे पिछले दिनों से, मैं कुछ तो इग्नोर कर रहा था, पर एक जो आंटी थी उन्होंने बहुत ही ज्यादा बातें लिख दी कि मतलब उनको लग रहा है कि बेटा जो है बहुत कुछ करेगा, पर लेकिन बेटा जो है वो एक अलग ही जोन में है, ठीक है। और बेटे के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा देखते हैं आज के डेट में, क्योंकि बेटियों को तो पढ़ाते नहीं है खासकर लोगों आज के डेट में। तो बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा कुछ करेगा, और बेटा ऐसा निकल जाता है निठल्ला, फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। चलिए सही है, आगे बात करते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है ये अभी श्रीलंका के विजिट पर बोले, और बोले कि इनके द्वारा आते ही बोले क्या, पहले तो इंडिया के ऊपर कटाक्ष था, डायरेक्ट वे में कोई नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट वे में बोलते हैं सब। बोला गया कि हम चाहते हैं कि श्रीलंका और चाइना के रिलेशन के बीच में कोई थर्ड पार्टी न आए। थर्ड पार्टी का सीधा सीधा बोलो ना कि इंडिया ना आए, क्योंकि तुम तो लूट रहे हो। अब इंडिया तुमको नंगा कर रहा है दुनिया के सामने कि हाँ तुम इनको लूट रहे हो, तो तुमको बुरा लग रहा है कि हाँ ये हमको नंगा क्यों कर रहा है दुनिया के सामने, क्योंकि इंडिया बता रहा है कि तुम सबको डेट ट्रैप में फंसा रहे हो, लोन दे देकर उनको अपने कर्जे के नीचे दाब रहे हो। अब वो बता रहे हैं सबको, तो तुमको बुरा लग रहा है, तो तुमको बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी ना आए बीच में। तो थर्ड पार्टी भी ना आए, थर्ड पार्टी तो आएगी भाई साहब, तुमको जो करना है करते रहो। तो थर्ड पार्टी का नाम नहीं लिया, पर सबको पता है थर्ड पार्टी कौन है। ये बिल्कुल ऐसे क्वाड के बारे में बात नहीं करता हूं आप लोगों से। क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो है, जिसमें आज के में आप लोगों को जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूएसए देखने को मिलते हैं, वही वाला क्वाड। उसमें हमेशा बोलते हैं कि वो क्या करते हैं कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, वो कोई नहीं बोलते हैं डायरेक्ट चाइना को मजा सिखाने के लिए लाया गया उसको, तो ऐसे ही चाइना बोल रहे हैं आप। तो अभी इनके द्वारा एक काम और किया गया काफी इंटरेस्टिंग, 70वीं एनिवर्सरी इनके द्वारा रबर और राइस का पैक्ट साइन किया गया था श्रीलंका और चाइना के द्वारा, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो श्रीलंका ये बोला सेलिब्रेट बाद में कर लो भाई साहब, जो हमारा कर्जा है उसके बारे में कुछ बातें कर लें, जो हम लोग डूब रहे हैं तुम्हारे कर्जे के नीचे। तो यहाँ पर इनके द्वारा अभी 65वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई चाइना और श्रीलंका के रिलेशन की। बहुत अच्छे रिलेशन चल रहा है। सेलिब्रेशन क्या, यहाँ पे तो मातम होना चाहिए था कि तुम्हारे चक्कर में पड़कर हम लोग डूब गए, पर लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए सेलिब्रेशन चल रहा है। रबर और राइस पैक्ट किया गया था यहाँ पर। इंपोर्ट, चाइना को नीड है इंपोर्ट करने की रबर और अदर सप्लाई, तो श्रीलंका से इंपोर्ट किया करता था। अभी यहाँ पर राइस काफी ज्यादा बढ़ गए, बेसिकली ये देखो राइस बढ़ गए, किसके, राइस के, ठीक है। तो राइस और राइस यानी कि RISE, राइस मतलब बढ़ गए, RICE, एस का और सी का डिफरेंस हो गया, ये हो गए चावल, तो चावल के प्राइस जो है वो राइस हो गए, यानी कि राइस के प्राइस जो है वो राइस हो गए। ओके, तो ये कई बार आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है, छोटे छोटे शब्द होते हैं, इनको आप लोग ध्यान से देखा करो, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, तो रबर के प्राइस जो है वो डाउन हो गए। अब श्रीलंका तो भाई साहब रबर के ऊपर जीता था, अब कैसे चलेगा। चलो श्रीलंका के अंदर रबर का जो चल रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, श्रीलंका कहाँ जा रहा है, पर हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है उससे भाई साहब पूरा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसको समझते हैं। हमारी कंट्री के अंदर अगर आप लोगों से पूछे कोई रबर के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया के द्वारा पहली बार फर्स्ट टाइम रबर का प्लांटेशन किया गया था 1902 के अंदर में। और ये कहां पर था, पेरियार रिवर है केरला के अंदर में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ये वही मुल्ला पेरियार वाली रिवर है जो कि आज के डेट में डैम को लेकर लड़ रहे हैं। मुल्ला पेरियार डैम का नाम याद होगा ना, तो मुल्ला और पेरियार डैम। तो आप लोगों को बताइए पेरियार, जो मुल्ला पेरियार डैम, उसको मैनेज कौन करता है। अगर नहीं पता तो मुर्गा बना दूंगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें इतनी बार बता चुका हूं, याद रखा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टॉप रबर प्रोड्यूसिंग राज्य कौन से हमारे देश में, तो पहले केरला, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटका, ऐसे याद रखना। यहाँ पर आप लोग आओगे केरला, ठीक है, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटका, तो वी बना लेना यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि विक्ट्री होगी यहाँ पर अगर कल को चलकर हम लोग यहाँ पर रबर का प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पर साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी रबर, और बची कुछ कसर जो है यहाँ पर वो कौन पूरी कर देता है, वो कर देता है हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे बच्चों को लगता है थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास में ऑप्शन होता है कि वीडियो को आप लोग स्पीड में करके भी देख सकते हैं और वीडियो को आप लोग सस्ते करके भी देख सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप लोग के पास में होता है। तो मेरी स्पीड के ऊपर ध्यान न रखते हुए अपनी स्पीड आप लोग ऊपर नीचे कर लो, जैसे भी आप लोग देखो एंजॉय कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है रबर प्लांटेशन के बारे में, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो यहाँ पर रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम, रबर ग्रुप प्लांटिंग जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव है भाई साहब। रबर होगा और दूसरों को बेचो, अपनी भी कंट्री में एंजॉय करो, तो ये देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट जो है वो इतनी डेडिकेटेड है भाई साहब, 100% FDI दे दी। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आओ खुल्लम खुल्ला और यहाँ पर आकर व्यापार करो, खूब इन्वेस्टमेंट करो जितना आप लोग कर सकते हो। तो प्लांटेशन रबर में, कॉफी में, टी में, कार्डमन, इसी के साथ में पाम ऑयल या ओलिव ऑयल, इनमें सब में आप लोग को देखने को मिलेगा आज की डेट में कि हमारी कंट्री में 100% आकर यहाँ पर इंसान जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इससे क्या होगा, इस फील्ड में हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उपजाऊपन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बाहर से पैसा आएगा। तो जहां पैसा लगता है तो वहां दिखता भी है, ठीक है। इंसान जो है आज के में जहां पर पैसा लगाता है तो फिर पैसे से पैसा कमाता है, तो ये देखने को मिलेगा। अच्छा, कार्डामन का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, ये वही होता है जब इंसान जो है स्मोकिंग करता है फिर बोलता है ये कार्डामन दे दे यार, ताकि घर वालों को उसकी महक ना आ जाए, ठीक है। मुझे पता है कई सारे फ्रेंड थे जो स्मोक किया करते थे, या तो सेंटर फ्रेश खाते हैं या फिर कार्डामन चाहिए उनको, यानी कि इलायची चाहिए, ठीक है। तो याद रखना इसको थोड़ा सा।
मेजर प्रोड्यूसर कौन है? तो यहां पर थाईलैंड टॉप नंबर पर है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर, मलेशिया तीसरे पर, वियतनाम चौथे पर, चाइना पांचवे पर, और याद रखिएगा छठे नंबर पर इंडिया है, यानी कि वर्ल्ड में 6th नंबर पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वो है इंडिया, जब रबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है? चाइना सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है और इंडिया सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। क्यों? अरे सीधी सीधी बात है यार, इतने सारे लोग हैं तो सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिएगा ना। फिर यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, सिंगवा कर काफी आप लोग यूज कर सको। एसएलवी पीडिया वाले जो चैनल पर मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। पिछले एक हफ्ते में 20,000 लोग जुड़ गए यहाँ पर, ठीक है, रियलिटी में यार अप्रिशिएट करने वाली बात है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर सारे नोट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे और कल से यहाँ पर और भी ज्यादा चीजें आप लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो सारी प्रॉपर वे में चीजें मिला करेंगे, ठीक है। और सारे जो भी पेपर है अभी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऑप्शनल पेपर हुए आप लोगों के, वो शाम तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, सोने से पहले सारे पेपर यहाँ पर डाल दूंगा। लगभग 1.5 लाख के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो जो भी आप लोग का ऑप्शनल पेपर है उसके पेपर आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, कोशिश करूंगा जितने मिलेंगे सारे मैक्सिमम यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी सारे पेपर मैं ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रहिए, पीडीएफ सारी यहाँ पर मिल जाती है। और आंसर राइटिंग क्या करते हैं? आंसर राइटिंग आप लोग यहाँ पर करते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पोस्ट करता हूं। जैसे मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या किया था, आज की मॉर्निंग में मैंने आप लोगों से यहाँ पर पोस्ट की थी, आप लोगों के सामने क्या है, ये दिख रहा है ना आप लोग, एथिक्स की कोट है। तो डेली सैटरडे संडे में आप लोगों को एस्से और एथिक्स रहता है। तो वीक में अगर एक एथिक्स आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे और इसी ताज में एक एस्से अटेम्प्ट कर लोगे, एग्जाम में बैठकर कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर किसी को लगता है टेलीग्राम पर आप लोग नहीं हो, तो फेसबुक पर पेज बना रखा है मैंने, फेसबुक पर पेज नहीं मतलब सॉरी ग्रुप है, तो ग्रुप में जाकर भी आप लोग लिख सकते हो, और पेज भी है, ठीक है। 6 लाख के करीब लोग जुड़े हैं पेज के ऊपर भी, और ग्रुप में भी लगभग 50-60 हजार के करीब लोग हैं, तो वहां पर भी आप लोग पोस्ट कर सकते हो। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको एंजॉय करो और सही तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू के अंदर ये आर्टिकल कवर किया गया, और भी कई जगह चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो समझ लेते हैं यहाँ पर। तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया कि कोलंबो जो पोर्ट सिटी है उसके साथ में, और हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पर, उनपे मिलकर काम करते हैं। श्रीलंका बोल रहा होगा मिलकर काम क्या करते हैं, बोलो कि उनको लूटते हैं, तुमने लूट लिया। अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि ये चाह रहे हैं कि जो श्रीलंका है वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट बन जाए। ये वही आरसीईपी है जिसमें इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था पार्ट बनने से। इसके अंदर 15 मेंबर हैं आज के डेट में, आसियान के 10 मेंबर हैं, और 5 मेंबर और कौन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो 5 मेंबर है आज के डेट में। एक तो है चाइना, दूसरा है जापान, इसी के साथ में साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और बाकी के आसियान 10 कंट्री है, उनके नाम आप लोगों को बताइए। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के देख लो एक बार, थोड़ा सा रिवीजन आप लोग का भी हो जाएगा और मैं भी समझ लूंगा, जो मैं भूल गया हूं 2-4 नाम मेरे भी याद आ जाएंगे, ठीक है। तो लिख कर देखो, मैंने पढ़ाया, अब आप लोग मुझे पढ़ाओ, ठीक है। इसी के साथ में रीस्टार्ट करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। श्रीलंका कह रहा होगा कि वैसे ही बेच चुके हैं हम लोग, वैसे हम आपको बेच चुके हैं अपना पूरा देश, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कर दो, फिर गलियों गलियों में बच्चे बच्चे भी आप लोग ये सामान लेकर घूमेंगे। हमारी कंट्री वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, यहाँ पर अभी टूरिज्म खत्म हो चुका है, रहे से लोग यहाँ पर इंडिया से आते हैं, उनसे हमारा काम चलता है। अब बचा कुचा क्या बच गया, हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं है। तो अभी फोरम ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशन आइलैंड के बारे में बात की गई, तो इनके साथ में मिलकर ये एक तरीके से मिलजुल कर काम करेंगे और प्रमोट करेंगे कैसे आप लोग आगे चीजों को लेकर चल सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली जो है लगभग मोटे मोटे तौर पर बोले तो मुझे लगा 16 बिलियन के करीब है शायद, ठीक है, यानी कि आज की रेट में 12 बिलियन यहाँ पर ये चाइना के कर्ज में है। खुद के पास में इनके पास में पैसा लगभग 1.2 या 3 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कंगाली की ओर चल रहा है श्रीलंका। भाई साहब, श्रीलंका ने कई जगह अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, क्यों? क्योंकि खर्चा ज्यादा आता है। सोचो आप लोग क्या कर रहे हो एक मिनट में, यानी कि बच्चे आप लोग के बाहर पढ़ रहे हैं, आप लोग बच्चों को वापस बुला लो कि भाई साहब घर में पैसा नहीं रहा है, तो कंगाली आ गई ना घर में, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं बचा है, तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर चाइना श्रीलंका जो है आज की डेट में इसी कंडीशन में यहाँ पर पड़ गए। लार्जेस्ट क्रेडिटर है यहाँ पर श्रीलंका को चाइना, डूबे बैठा है। 15% जितना क्रेडिट है ना यहाँ पर, वो 15% देने की अपनी 15% जिंदगी जो है ये चाइना के हाथ में बेचे बैठा है श्रीलंका आज के में। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी उसी के क्रेडिट पे। देखिए ये ऐसा होता है बिल्कुल जिंदगी में ना, आप लोग देखोगे जब पैसा आता है ना तो इंसान बड़ा खुश रहता है और उड़ाता है मजे में उसको, पर लेकिन जब यहाँ पर पता चलता है कि उधारी का था तो उड़ा दिया और फिर अब देना पड़ेगा, तब जिंदगी समझ में आती है। तो इसलिए कभी भी उधारी के पैसे से अय्यासी मत करो। अय्यासी करनी है जो भी आप लोग को, वो हमेशा अपने पैसों से करो। उधारी के पैसों से करोगे तो सामने वाले के हाथ में, सामने वाले के सामने कटोरा लिए खड़े रहोगे और इतनी बेइज्जती करेगा कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो इसी के चलते अभी शिफ्ट करने की बात की जा रही है इंटरेस्ट स्मॉलर नेशन की, यानी कि ऑलरेडी अगर चाइना के बारे में बात करें तो आसपास के देशों का जीना हराम कर रखा है। जैसे वियतनाम, फिलीपीन ने तो ढूंढ लिया अपना जुगाड़, ब्रह्मोस ले रहा है इंडिया से, अभी छोड़ेगा यहाँ पर अगर कल को चाइना बदतमीजी काटेगा। बाकी ताइवान हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनोई हो गया, सबके साथ में बदतमीजी काटता है ये देश, ठीक है।
अभी चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर में अपनी स्ट्रेटजी को आगे लेकर चले, क्योंकि कसर उसने छोड़ नहीं रखी है कहीं पर भी। तो इंडियन ओशन के अंदर वो अच्छे लेवल पर घुसना चाहता है। इसी के साथ में जो यहाँ पर चाइना है वो कहीं ना कहीं अपोजिशन फेस कर रहा है ताइवान के साउथ चाइना सी में। आप लोगों को बताइए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर चाह रहे हैं कि चाइना जो है औकात में रहे, पर चाइना औकात पार करता रहता है बार बार। इंडियन ओशन में क्या कंसर्न है, हमारे क्या दिक्कत है, हमारी भी कई सारी दिक्कत है। एक तो सागर इनिशिएटिव है जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, इनके इन दिस रीजन है कि इंडियन ओशन रीजन। पर लेकिन वो बोलता है चाइना कि तुम ही थोड़ी ना सिक्योरिटी और ग्रोथ करोगे, मैं भी हूं ना। चाइना बोलता है मैं हूं ना, जैसे मैं बोलता हूं करंट अफेयर के लिए और पॉलिटिक्स के लिए मैं हूं ना, ऐसे ये बोलता है चाइना तो इंडियन ओशन में तो मैं भी हूं ना। वो कैसे हूं, क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब यहाँ पर चाइना का जो पोर्ट है वो श्रीलंका का जो पोर्ट है 99 सालों के लिए खरीद चुका हूं। मतलब 99 साल तक तो यहाँ पर मैं रहने वाला हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर चाइना का रहने वाला है। ढांचागत विकास कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहुत सारे छोटे छोटे देश को खरीद चुका है। और आज के डेट में इसकी कंडीशन ये है कि हमारे देश के चारों ओर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नाम की एक स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है ग्वादर पोर्ट खरीद चुका है, श्रीलंका के अंदर में हम्बनटोटा पोर्ट खरीद चुका है, म्यांमार में सितवे ये पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। यानी कि ये आज की डेट में चाइना ना अपना एक तो रास्ता क्लियर कर रहा है और दूसरा अपने आप को एक तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपने आप को घुसा रहा है, ताकि कल को चलकर इसको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं देखने को मिले। नॉर्मली एक ट्रेडिशनल यानी कि एक पुराना रूट हुआ करता था जिसमें यहां से स्टेट ऑफ मलक्का से होता हुआ इंडियन ओशन में आता था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अभी पाकिस्तान से क्या किया इसने, पाकिस्तान से यहां पर पूरा एरिया खरीद लिया और वहां पर रोड बना दी धांसू। अब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई साहब गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है फलाना ढिमकाना, पर लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ में कटोरा है, कटोरे में पैसे आ रहे हैं चाइना की साइड से। तो कल को चलकर श्रीलंका वाला काम ही पाकिस्तान का होने वाला है, होने वाला क्या हो चुका है काफी हद तक। तो आगे देखो अभी क्या होता है, सेम काम आप लोगों को जगह जगह ये करता हुआ नजर आएगा। म्यांमार का भी कुछ ऐसे हाल आने वाले टाइम में होगा अगर ये कंट्री नहीं सुधरी तो। अभी चाइना के लिए देखो, चाइना यहां से अब आसानी से इंडियन ओशन में आ पाएगा। यहां पर बे ऑफ बंगाल में आता था पहले, अब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अरेबियन सी की साइड से, और यहां पर एक और बे ऑफ बंगाल में रास्ता खुल गया अभी उसके लिए म्यांमार से, और दूसरा बांग्लादेश से। तो पूरे जुगाड़ भेड़ रहा है भाई साहब जितने भी यहां पर ये कर सकता है काम। तो इसलिए इंडिया को चारों तरफ से भी घेरने की कोशिश कर रहा है और अपनी तो बल्ले बल्ले इसकी चली रही है। अगर बात करें इंडिया का कंसर्न, मैंने भी आप लोगों को बताया कि टू इंजन ऑफ ग्रोथ अगर बात करें यहां पर चाइना जो है आज के में ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर जो हम्बनटोटा पोर्ट है 99 साल के लिए ले चुके हैं, और इसी के साथ में स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन यहां पर कोलंबो पोर्ट सिटी के आसपास ये बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि दुनिया भर का पैसा इतना डाल दिया है कि कल को चलकर श्रीलंका इसको बोलेगा यहां से निकल जा, तो ये बोलेगा एक मिनट में मेरा पैसा देते, और श्रीलंका बोलेगा पैसा तो कोना है, ये बोलेगा भैया मैं कोना जाता हूं यहां से, ठीक है, मतलब कोना मतलब कोई नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहानी खराब है। कोलंबो पोर्ट जो है वो लगभग 60% इंडिया का जो ट्रांसशिप्ट जो कार्गो होता है उसका हैंडल करता है। अब ये शब्द क्या बवाल है ट्रांसशिप्ट, इसको समझिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा। मान लीजिए हम लोगों ने तेल खरीदा है यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज वाले एरिया से, यहाँ पर किसी से हम लोगों ने स्टेट ऑफ जो हार्मुज है यहाँ से ईरान से हम लोग तेल लेकर आए, तो तेल का बहुत बड़ा टैंकर रहता है, वो आकर यहाँ पर श्रीलंका उतरेगा। श्रीलंका से छोटे छोटे शिप में भरकर हम लोग अपने देश में उसको लेकर जाएंगे। फिर क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री पे कोई इतना बड़ा पोर्ट नहीं है इतनी सारी चीजों को हैंडल कर सके, हम लोग उनके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो श्रीलंका हमारे लिए एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट का काम करते हैं, यानी कि पहले बड़ा जहाज यहाँ श्रीलंका आता है, फिर वहां से सामान भरकर अपने देश में लेकर जाते हैं। तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है। तो ये आज की डेट में पूरा इसके आसपास में एरिया चाइना डेवलप कर रहा है। तो कल को चलकर आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है। हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में मैंने आप लोग बता दिया, कोलंबिया पोर्ट सिटी होगी यहाँ पर। तो चाइना परमानेंट प्रेजेंस बना चुका है ऑलरेडी इंडियन ओशन में, उसको टेंशन नहीं है, वैसा वो बैठ चुका है यहाँ पर आकर और इंडिया को चारों तरफ से घेर चुका है। तो अब सोचना तो हमको है कि इसको टैकल कैसे करना है, उसने तो अपने पैर गाड़ लिए हैं, अब आप लोग देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्या देखा पूरा आर्टिकल में, पूरे आर्टिकल में तो पहले चाइना और यहां पर श्रीलंका के रिलेशन देखे, फिर हमारी कंट्री के अंदर कहां पर रबर का व्यापार है, पूरा एक अलग से टॉपिक हो जाएगा आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, पूरा मैप सहित मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसी के साथ में और क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, दोनों कंट्री क्या मिलकर करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर 9 डैश लाइन भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं जिसमें सब कंट्री के साथ में इसके रिलेशन अच्छे नहीं है। इंडिया का कंसर्न सागर इनिशिएटिव के बारे में बताया, और यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है और बाकी क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, ये सारी बातें आप लोगों को बता दी। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कल को तो आप लोग कर ही सकते हैं, और आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ जाए तो किसी के साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। और डिटेल में इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में ऐसे ये टॉपिक हैं, ये रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं। एक बार कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना माइंड में से, वैसा कभी दिक्कत नहीं होगी टॉपिक को लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 में यहाँ पर रिपोर्ट और इंडेक्सेस के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। हमारी कंट्री के पासपोर्ट के बारे में बात की जा रही है।
अभी हमारी कंट्री का पासपोर्ट है वो ताकतवर हो गया थोड़ा सा मतलब चुनुक सा मतलब समझेंगे अभी कितनुक सा। तो यहाँ पर अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि 2022 में प्रस्तुत किया गया, इंडिया की रैंक जो है यहाँ पर 83rd हो चुकी है। तो इंडिया का जो पासपोर्ट है यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा हो गया है लास्ट ईयर के कंपेयर में। पहले हमारी रैंक जो थी वो 90 थी, अभी 83 हो गई है। तो इसका मतलब ये कि और देश हमारी कंट्री के पासपोर्ट को अब बिना वीजा के एक्सेप्ट करेंगे, आराम से हम लोग वहां पर एंट्री कर पाएंगे। तो आप लोग बोलोगे टॉप पर कौन है वीर भाई, ये तो बताओ। टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जापान और सिंगापुर है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप लोगों को जर्मनी और साउथ कोरिया देखने को मिलेंगे, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे तीसरी पोजीशन पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन कई बार आप लोगों को बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, अगर जाकर आप लोग यहाँ पर एसएलवी पीडीएफ पर सर्च करेंगे PASS तो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये इसलिए बना रखा है ये ग्रुप ताकि कल को ना आप लोगों के पास में पीडीएफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस मोबाइल और उसमें टेलीग्राम है, तो घूमते फिरते आप लोगों के पास में एक ऐसा एसएलवी पीडीएफ बन गया है जहां पर आप लोग बहुत सारी चीजें जरा सी देर में रिवीजन कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे नोट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा ग्रुप होगा जिसमें आप लोग सारी चीजें एक जगह इकट्ठी पाओगे, जहां पर फटाफट आप लोग रिवीजन कर पाओगे। सारी चीजें यहाँ पर विद आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके साथ में कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को किस सब्जेक्ट का पार्ट है वो सारी चीजें भी यहाँ पर बताता हो चलूं, कौन सा प्रीलिम्स के अंदर पूछ जाएगा और कौन सा कहां पे, तो सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेंगी, ठीक है। और बाकी कई सारे डेली यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल्स भी दिया करूंगा जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे एटलीस्ट एक आर्टिकल तो डेली आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगी, तो एंजॉय करते रहिए। अफगानिस्तान और इराक का पासपोर्ट जो है वो नीचे से ड्रॉप कर रहा है। आप लोगों को पता है तालिबान आया बैठा है वहां पर एक जगह, तो और इराक की भी खस्ता हालत पुराने समय से है। तो ये भी आर्टिकल काफी अच्छे से कवर किया गया, तो अच्छे से देखते हैं यहाँ पर अपने देश की परफॉर्मेंस के बारे में। अगर थोड़ा सा देखें कि कहां पर हमारा पासपोर्ट रहा है जिसके बेस पर हम लोग विजिट कर सकते हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2020 में इंडिया जो है वो 84th पोजीशन पर देखने को मिला था, ठीक है। इन 2020 इंडिया स्टूड एट 84th वाइल इन 2016 ये 85 पोजीशन पर था, यानी कि 85वीं पोजीशन पर था माली और यहां पर उज्बेकिस्तान के साथ में। 83 था 2022 में। अगर बात करें अभी यहां पर, तो यहां पर साउथ टोम और इसी के साथ में प्रिंसिपल, ये यहां पर कहां पर है, ये सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, इन सेंट्रल अफ्रीका, इसी के साथ में बिहाइंड रवांडा और उगांडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कोई ज्यादा अच्छी हालत है नहीं अगर अभी बात करो, पर फिर भी पहले ही कंपेयर में बैठ रहे हैं। इंडिया जो है आज के में लगभग 60 देश ऐसे हैं जहां पर हम लोग वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें ओमन और इसी के साथ में अर्मीनिया, ये नए 2 अभी ऐड हुए यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। इसी के साथ में हमारी जो यहाँ पर रैंक है ये काफी अच्छे लेवल पर हम लोगों ने बढ़ी है, यहाँ पर लगभग 35 पोजीशन ऊपर बढ़ गए 2016 से, जब से चीजें स्टार्ट हुई थी। यानी कि सही डायरेक्शन में हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। अगर हेनले पासपोर्ट के बारे में बात करें तो ओरिजिनल ये जो रैंकिंग है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पासपोर्ट के बारे में बात करती है। और यहाँ पर जो इसके साथ में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन की जहां पर उनको एक तरीके से विदाउट प्रीवियर वीजा इनको एंट्री मिल जाए। इनके पासपोर्ट की ताकत कैसे देखी जाती है कि बिना वीजा के वहां पर इनके पासपोर्ट के बेस पर एंट्री मिल जाए कि यहां पर इस कंट्री का पासपोर्ट इतना ताकतवर है। तो जापान का पासपोर्ट आजकल में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये यहां पर जो बनाया गया था ये इंडेक्स, ये है डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन, जो कि यहां पर चेयरमैन भी थे हेनले और पार्टनर्स के, जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और स्टार्ट भी किसके बेस पर किया गया, इनके द्वारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो यहां पर इसके बेस पर इनके द्वारा काम करने स्टार्ट किया गया। यानी कि डेटा यहां से उठाया और फिर उसको यूज करने स्टार्ट किया गया। वर्ल्ड में सबसे बड़ी और सबसे एक्यूरेट यानी कि सही डेटा प्रोवाइड कराने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर आप लोग बात करें तो यानी कि अगर आप लोगों को विजिट करना है, कहीं से कहीं जाना है, सबसे शानदार डेटा जो है उसके बारे में यही बताएगा। ये लॉन्च किया गया था 2006 में और यहां पर इसके द्वारा इंक्लूड किया था 199 डिफरेंट पासपोर्ट अलग अलग देश के। तो यहां पर ये अपडेट करता है रियल टाइम थ्रू आउट द ईयर। जब भी इसको यहां पर एक तरीके से इफेक्ट में आता है तब से लेकर ये पूरे इसको अपडेट रखता है। टाइम टू टाइम आप लोगों को ये इंडेक्स देखने को मिलता रहता है। तो हमारी कंट्री की रैंक कितनी है, अभी कौन सी रैंक यहां पर ऐड हो गई है, क्या क्या चीजें इसके अंदर नई ऐड हुई है, कौन कौन सी देश में हम लोग को पोजीशन मिली है, कितनी जगह हम लोग वीजा फ्री जा सकते हैं, किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाएगा। और जब मैं प्रीलिम्स बोलता हूं तो इसका मतलब होता है कि जहां पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस हो गया, एनडीए सीडीएस हो गया आप लोग का, या फिर बैंकिंग या फिर आरबीआई, कोई भी पेपर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहां पर पूछे जाते हैं तो वहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए टकटकी लगाकर सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंसान अगर सीधा सीधा चलता रहे तो जिंदगी में उसको लोग जीने नहीं देते हैं, उसको थोड़ा सा अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, फिर लोग सुधर जाते हैं।
अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो ब्रह्मोस है उसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और अच्छे लेवल पर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो इसका एक्सटेंडेड जो रेंज है C2 जो C ये वेरिएंट है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसका टेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर INS जो यहाँ पर विशाखापत्तनम डिस्ट्रॉयर उससे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ज्वाइंट कोलैबोरेशन था यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में इंडिया और रशिया का। इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे अभी लगी देखने में वो है कि हम लोग ब्रह्मोस जो है वो अभी यहाँ पर बेच रहे हैं फिलीपीन को। आने वाले टाइम पे कई और सारी और कंट्री जो है वो कतार में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग कभी भी ये काम नहीं करते अगर चाइना जो है इतनी बदतमीजी नहीं करता। जब कोई इंसान बदतमीजी करता है ना, अगर वो सोचता है सामने वाला सीधा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो इसको ये समझ लेना चाहिए कि इंसान जो है वो अभी इंडल्ज होना नहीं चाह रहा है। अब जिस दिन इंडल्ज हो जाएगा उस दिन तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। अभी चाइना को जल्दी ही चीजें समझ में आने वाली स्टार्ट होने वाली है। जितनी बदतमीजी वो काट रहा था अभी उसको समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है यहाँ पर उसकी रेंज है 290 किलोमीटर है और अभी इसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि MTCR जिसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रिजीम उसका भी पार्ट हम लोग बन चुके हैं, जिसके बेस पर अभी रेंज भी आप लोगों को इसकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इंडिया की एंट्री 2016 में हुई थी MTCR के अंदर में। कंफ्यूज मत हो क्या है MTCR, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना अभी बताऊंगा, ठीक है। तो रेंज जो है यहाँ पर अभी इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, लगभग एक्सटेंड किया जा रहा है 450 किलोमीटर से आगे इसको 600 किलोमीटर तक भी यहाँ पर लेटर स्टेज में इसको ले जाने की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ढंग से समझते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो ब्रह्मोस कहां से निकल कर आए और कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं। याद रखना हमारी कंट्री का DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NPOM है यहाँ पर, ये है निपोम किसका है, रशिया का, जो मिलकर काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। कौन कौन सी रिवर के नाम पर नाम रखा गया है, तो भाई साहब 2 रिवर है काफी इंपोर्टेंट है। एक तो है हमारी कंट्री की ब्रह्मपुत्रा और दूसरी है मोस्को, ये है रशिया की। इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया ब्रह्मोस, ठीक है। यानी कि हमारी ब्रह्मपुत्रा पहले है और मोस यहाँ पर ये बाद में है जो कि रशिया की, ठीक है। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेज है वो लिक्विड रैमजेट, इसी के साथ में सेकंड जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज और इसी के साथ में लिक्विड सेकंड रैमजेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले टाइम में और लार्ज स्केल पर एक तरीके से इसकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाती हुई नजर आएगी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये फायर एंड फॉरगेट, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे करंट अफेयर पढ़ो, रिवीजन करो उसका और फिर भूल जाओ, ठीक है। क्यों भूलना नहीं, मतलब रिवीजन करते रहो। ये बिल्कुल ऐसे से आप लोगों ने कोई ना क्या काम किया और भूल गए उसको, ठीक है। अब वो काम अपना आप कंप्लीट होता रहेगा। जैसे कि खाना खाया, खाना खाने के बाद में पेट में कहां जा रहा है, कहां पर प्रोटीन लग रहा है, कहां पर फैट चढ़ रहा है, कहां पर विटामिन मिल रहे हैं, अब वो आपके हाथ का काम नहीं है। खाना अपने अंदर घूमता रहेगा अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये फायर एंड फॉरगेट का मतलब यही है कि आप लोगों को गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है। मिसाइल भाई साहब जहां पर मारी है ना वहीं पर ही जाकर एकदम पिन पॉइंट वहीं पर ही जाकर लगेगी। तो ये बातें हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ये ब्रह्मोस जो है ये लॉन्च की जा सकती है तीनों जगह से, जमीन से भी, एयर से भी और सी से भी, ये इसकी खासियत है। इसी के साथ में मल्टी कैपेबिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी मिसाइल की विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। भाई साहब जहां पर मारोगे ना वहीं जाकर गिरेगी, ठीक है। यानी चाइना में अगर मारोगे तो चाइना में जाकर गिरेगी जिस पोजीशन पर, यानी कि वुहान में मार दो जहां पर वायरस निकला था, ठीक है। इसी के साथ में दिन और रात दोनों जगह काम करेगी। तो बॉर्डर मूवी वाला फंडा नहीं था कि वेट कर लो दिन हो जाएगा तब हमारे हवाई जहाज उड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अब दिन और रात काम करेंगे भाई साहब। अब कोई आकर तो देखो फरकच्चे उड़ाएंगे उसके, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन कुछ भी हो भाई साहब, बारिश में ऐसे नहीं पसीज जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बारिश में नहाते नहाते जाएंगी, कूदती, ठीक है। तो तुमको नहीं छोड़ेंगी जहां पे जाके गिरेगी। फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर करंटली इसकी जो स्पीड है 2.8 मैक आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक मैक में जो होता है ये लगभग आप लोगों के सामने कितना 1225 किलोमीटर, 2 मैक में यहाँ पर 2450 किलोमीटर। तो यहां पर लगभग इतनी स्पीड देखने को मिलेगी 3 मैक के बराबर, ठीक है। थोड़ी सी कम इससे, यानी कि 2.8 मैक, यानी कि 3 गुना टाइम यहां पर मोर देन द स्पीड ऑफ जो साउंड होती है उसके 3 गुना ज्यादा आप लोगों को नजर आएगी। इससे भी थोड़ा सा अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, यानी कि धांसू फाड़ू स्पीड आप लोगों को इसकी देखने को मिलेगी। INS विशाखापत्तनम जो है यहाँ पर ये फर्स्ट शिप है, फर्स्ट इन 4 शिप है जो स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारी कंट्री में, जिसके बेस पर हम लोग गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूज करते हैं और डेवलप किया गया था प्रोजेक्ट 15 के तहत। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे देश में। प्रोजेक्ट 15 के तहत टोटल मिलाकर अभी 4 आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर INS विशाखापत्तनम, बाकी का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मारेगांव जो कि यहाँ पर लॉन्च किया था 2016 में, जो कि यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है। तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा इम्फाल, ठीक है, सिप इम्फाल है यहाँ पर, ये 2019 में लॉन्च किया गया। और 4th अभी कतार में यहाँ पर सूरत, ठीक है, 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो प्रोजेक्ट है 15B या P15B आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी यहाँ पर मजेगांव जो डोक है सिप नाम लिमिटेड मुंबई के अंदर में। तो ऐसा है कि हम लोग शांति में बैठे नहीं है, थोड़ा सा रुको अभी मजा चखाएंगे, ऐसा इंडिया बोल रहा है, अभी लगे रहो, ठीक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसको MTCR आप लोग बोलते हैं। अब थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं।
ये यहाँ पर एक तरीके से इनफॉर्मल और वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है। इनफॉर्मल मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपनी में जा रहे हैं टाई साई लगाकर यारी दोस्ती में जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, मिलेंगे भाई साहब उस रेस्टोरेंट पर बैठ के खाएंगे मजे में, ठीक है। और वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से आ रहे हैं, इसलिए फोर्स कर रहा है कोई पार्टी लेनी है, हाँ लेनी है तो आ जाओ, ठीक है। तो 35 कंट्रीज के अंदर में ये प्रिवेंट करती है कि एक तो ज्यादा से ज्यादा जो मिसाइल वगैरह है ना वो ज्यादा यूज ना हो, ऐसी कंट्री के पास में ना जाए जो उसको रख भी ना पाए और फालतू में उसका मिसयूज करे। तो यहाँ पर प्लोरिफिकेशन ऑफ मिसाइल और अनमेंड जो एयर व्हीकल जो टेक्नोलॉजी है उसको कोशिश करते हैं कि ज्यादा फैले ना, ठीक है। और कैपेबिलिटी करते हैं यहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर पेलोड और मोर देन 300 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करता है कि यहाँ पर अगर उससे ज्यादा है तो उसको कैसे लेकर चलें, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला तो नाम में लिखा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यानी कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने का काम करता है। जो उसको लगता है सभ्य कंट्री है, सभ्य देश है, उन्हीं को ये चीजें आगे लेकर चलनी चाहिए, इसका ये भी मानना है थोड़ा सा। तो मेंबर है वो एक तरीके से प्रोहिबिट करते हैं एक तरीके से कि सप्लाई की जाए यहाँ पर मिसाइल या फिर अनमैन्ड एयर व्हीकल कंट्रोल किए जाते हैं एमटीसीआर के द्वारा, तो नॉन मेंबर को ना दिए जाए, ये रहता है इनका बेसिकली, ठीक है। यानी कि घर के मेंबर है भाई साहब आपस में मिलकर काम करेंगे, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। नॉन ट्रीटी एसोसिएशन ऑफ मेंबर कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नेशनल कंट्रोल लॉ और एक्सपोर्ट पॉलिसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके अंदर आती है। रूल बेस्ड रेगुलेशन बनाई जाती है इनके द्वारा ताकि उसके हिसाब से काम चल सके। इसीलिए ब्रह्मोस जो मिसाइल की रेंज है वो नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि हम लोग इसका पार्ट नहीं थे, अब हमको परमिशन मिल जाएगी, हम लोग इसको लेकर चल पाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम स्टैब्लिश किया गया था 1987 में G7 कंट्रीज के द्वारा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 1992 में एक्सटेंड किया गया आगे भी फिर यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। तो फोकस ये रहता है कि किस तरीके से मिसाइल का प्रोलिफरेशन होने से रोकना है और यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे न्यूक्लियर वेपन हो गया, केमिकल वेपन हो गया, उनको कैसे रोकना है ताकि ज्यादा आगे न बढ़े। तो एमटीसीआर यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एमटीसीआर इसका नाम है यहाँ पर, ठीक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है यहाँ पर एक तरीके से नॉट ए लीगली बाइंडिंग, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है पर फिर भी शर्म रहती है थोड़ी सी कि हाँ माँ बाप के सामने अगर कोई मान लीजिए सिगरेट बीड़ी पीने की आदत पड़ गई है तो इतनी तो शर्म रखता है इंसान की कम से कम माँ बाप के सामने न पिए। अगर माँ बाप के सामने बैठ के पीने लगा तो इसका मतलब बेशर्मी की हद ही पार कर दी उसने, ठीक है, कुछ मान ही नहीं रहा है। वो अलग बात है, कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को फ्रेंडली नेचर में रखकर बच्चों के सामने बैठकर ड्रिंक कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। पर लेकिन अगर किसी के घर पर गैप है तो वो गैप बना रहना चाहिए। अगर लगता है कि बच्चा पी रहा है सामने बैठकर बाद ही पी रहा है तो उनको लगता है तो वो सही है, मतलब जैसा जिसका मानना है उसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पर हाँ चीजें हैं तो उस तरीके से लगे जैसे कि घर में एक माहौल बना हुआ है तो उस माहौल को बरकरार रखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे घर में है कि लड़कियों को जींस नहीं पहनने देते हैं, बहुत सारी लड़की ऐसी हैं वो आराम से जींस पहनती है, कैबरी पहनती है, तो सबके घर का माहौल अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है उसमें ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बांध के रखना है चीजों को, मतलब थोड़ा लिबरल रहना चाहिए, पर लेकिन एक जो रेस्पेक्ट है ना, ये डर नहीं है कि हाँ माँ बाप के सामने सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो माँ बाप पकड़ के मारेंगे, वो भी बोलेंगे ठीक है यार देख लो तुमको जैसे करना है, ठीक है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है कोई बोलता नहीं है, बस एक रेस्पेक्ट रहती है कि अगर गलत चीज नहीं करनी है, क्योंकि सिगरेट बीड़ी पीना एक अच्छी बात तो है नहीं कि आप लोग कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो माँ बाप को शाबाशी देंगे वाह बेटा अच्छी वाली पी गया हो, ठीक है, ये नहीं है रेड एंड लेवल की कोई अच्छी पियो है, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पियो, इसमें क्या होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता है, थोड़ा रेस्पेक्ट वाली बात आ जाती है और कुछ नहीं, वरना डरता कोई किसी से नहीं है, ठीक है। तो रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए कम से कम पेरेंट्स को, और हरकतें न ही करो तो ज्यादा बेटर रहता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 2016 में यहाँ पर आया और इसी के साथ में 35 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंडिया जो है वो आज के डेट में यहाँ पर इसका मेंबर बन चुका है, तो अभी हमको अप्रूवल बन चुका है, ठीक है, तो हम लोग कुछ काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज के डेट में ज्वाइंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड एयर व्हीकल पर हम लोग काम करें, मैंने अभी बताया भी था कि हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं थिएटर मिसाइल इंटरसेप्टर एरो सेकंड फ्रॉम इजराइल। इसी के साथ में यहाँ पर मिलिट्री जो ड्रोन है वो यहाँ पर हम लोग जिनका नाम है यहाँ पर एवेंजर, ठीक है, तो ये ये यूएसए से ले सकते हैं, यानी कि हमारे ऊपर जो प्रतिबंध है ना अब वो कम हो जाएंगे, हम अच्छे से काम यहां पर कर पाएंगे। तो मैंने क्या क्या बता दिया, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताया, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग उससे, किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन कंट्री मिलकर काम कर रही है, कौन कौन सी रिवर के नाम पर नाम रखा गया है, कैसी ये मिसाइल है वो मैंने आप लोग को बताया, क्या क्या इसकी एक्यूरेसी है, क्या क्या इसकी स्पीड है वो समझा आप लोगों को। आईएनएस जो हमारी कंट्री में विशाखापट्टनम के साथ में और कौन कौन से डिस्ट्रॉय हैं 3, वो मैंने आप लोग को बताया। एमटीसीआर क्या है, कौन कौन सी कंट्री है और क्या क्या इसके अंदर फंडा है, तो सारा बताया। तो लगभग 3 टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर हो गए। तो अच्छे से आप लोग देखोगे ना वीडियो को तो भाई सब जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन और कर लिया करो यार, मेरे ऊपर रहमो करम कर दिया करो और मम्मी पापा की बात मानकर थोड़ा सा शेड्यूल फॉलो कर लिया करो, तो आधे से ज्यादा जिंदगी आप लोग की सुधर जाएगी, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, बाकी तो यार आप लोग समझदार हो, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, करोगे वही जो आप लोग का मन करेगा। आगे चलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, इकोनॉमी के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन भी बन सकता है और आप लोग इसको आंसर राइटिंग में भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं।
द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। ये कौन सा संस्करण है इसका? ये 17वां संस्करण। क्वेश्चन पहला तो ये बन जाएगा भाई साहब ये तो बताओ कौन इसको प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा बड़ा ही प्यारा सा बच्चा है यहाँ पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बच्चा नहीं है बाप हो चुका आज के डेट में, ठीक है, बहुत कुछ प्रस्तुत करता है, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बता दें कि कहां पर क्या कंडीशन चल रही है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है कि ग्लोबल लेवल पर यानी कि दुनिया के लेवल पर आर्थिक मंच पर कैसा संकट बन रहा है भाई साहब, वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है उसके बारे में यहाँ पर ये बताता है। वर्ल्ड के लीडर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी सब मिलकर यहाँ पर आकर बैठते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या कंडीशन कहां पर चल रही है। तो ये इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी सबको देखता है भाई साहब कि किस किस एरिया में क्या क्या गुल खिल रहे हैं और उसके बेस पर फिर बातें बताता है। अगर बात करें यहाँ पर टॉप 10 ग्लोबल रिस्क जो यहाँ पर सेवरिटी के बारे में अगर बात की जाए तो अलग अलग लेवल पर क्लाइमेट एक्शन क्या है, एक्सट्रीम वेदर क्या है, इसी के साथ में बायोडाइवर्सिटी का क्या सोशल यहाँ पर सोशल कोहेशन किस तरीके से चल रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे इन्फेक्शन डिजीज फैल रही हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट में कैसे डैमेज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, डेट जो एक तरीके से क्राइसिस के बारे में, और जियोनोमिक्स जो यहाँ पर कन्फ्रंट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसके बारे में ये चेक करता है और बताता है, यानी कि ये आप लोग बोल सकते हो कि यहां पर बात करें कि ये एरिया है जहां पर रिस्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि रिस्क है तो इश्क है, वो वाली बात बोल सकते हैं। अब इन रिस्क के बारे में मैं आप लोगों से एक एक कर बातें करता हूं। इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, कहां इंपैक्ट नहीं पड़ा मुझे ये बता दो एक बार कोविड-19 का, ठीक है। आप लोग एक तरीके से हर एक डायमेंशन में, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से, जेंडर पॉइंट ऑफ से, या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ से, लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, हर जगह आप लोग को इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। इकोनॉमी बर्बाद हो गई, लोगों की जॉब चली गई, कई सारे लोग जो है एक तरीके से नहीं, लोगों के रिश्ते टूट गए इसके चक्कर में, ठीक है। एक बच्चा क्या बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसने मेल किया तो बोल रहा है कि सर अभी हमारे मोहल्ले में एक शादी टूट गई। क्यों? क्योंकि उसकी कोविड-19 के चलते जब मतलब जॉब चली गई, निकाल दिया उसको, तो उसकी वजह से शादी टूट गई। तो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कैसी कैसी दिक्कतें देखने को मिल रही है लोगों को। चलिए शादी तो फिर भी हो जाएगी, कहीं नहीं भाग है शादी तो, पर उनकी बड़ी बुरी कंडीशन है, घर में कमाने वाला एक ही और उसी की जॉब चली जाए तो सब घर में क्या कंडीशन होगी सब समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये रिस्क आप लोगों के सामने, यहाँ पर डेट क्राइसिस में लोग फंस गए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कई जगह फेलियर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में डिजिटल इनइक्वालिटी बढ़ गई, लोगों के हाथ में ना जॉब थी ना पैसा था, मेंटल जो हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। सोसाइटी में काफी दिक्कतें देखने को मिली, लोगों के खाने के लाले पड़ गए, कई सारे लोगों को दिक्कतें देखने को मिली। ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलुक है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक क्या है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, और मोस्ट सीरियस जो चैलेंज यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया। स्टैग्नेशन का मतलब है रुक जाना। सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? वो है रुकना। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है कई बार, तो मैंने भी आप लोगों को बात बताई है। तो रुकना सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। तो इन्वायरमेंटल जो रिस्क है, एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट एक्शन फेलियर के बारे में बात करें तो ये आप लोग याद रखिएगा। गवर्नमेंट, बिजनेस और सोसाइटी जो फेस कर रही है इंक्रीजिंग प्रेशर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो नेट जीरो इकोनॉमिक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के डेट में। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं रखा जाता है, क्लाइमेट को ध्यान में नहीं रखा जाता है, एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट, बिजनेस, सोसाइटी यहाँ पर ये आज के डेट में फिर इनको समझ में आता है कि दिक्कत क्या चल रही है। तो इंक्रीजिंग प्रेशर जो आप लोग को देखने को मिलेगा, फिर उससे समझ में आता है कि क्या फंडा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल रिस्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार चीजें मार्केट में होती तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बच्चा ये बोल रहा था कि सर अभी सर 10 या 12 हजार रुपए का पॉलिटी का कोर्स खरीदा उसने, ठीक है। मैंने बोला यार पॉलिटी तो मैंने पूरी पढ़ा रखी है। तो क्या बोला कि सर पॉलिटी मैंने आपकी देखी, मुझे पता नहीं था सर, आपने जिस तरीके से पॉलिटी पढ़ा रखी है और मैंने जो कोर्स देखा उसमें धरती आसमान का डिफरेंस है। आपने एक एक लेक्चर, एक एक पॉइंट आपने क्लियर कर रखा है, सर इतनी अच्छी फ्री में क्यों प्रोवाइड करा रखी है? उसका क्वेश्चन ये था। मैंने कहा तुमने तो पैसे दे दिए भाई, तुम पे तो पैसे हैं, क्या सबके पास में इतने पैसे हैं कि एक एक सब्जेक्ट के वो 10-10, 12-12 हजार रुपए दे देगा, ठीक है। एक बार को बोला जाए कि यहाँ पर कि सारे सब्जेक्ट के मतलब 10-10, 12 हजार रुपए अगर इंसान दे रहा है तो सीधे सीधे उसके तो हो गए लाखों रुपए खर्च, ठीक है। ऊपर से कोई मेंस की तैयारी कर रहा है, फिर टेस्ट सीरीज भी ले रहा है। तो लोग जो है आज के डेट में 1.5 लाख रुपए देकर यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन फ्री में जो उनको कंटेंट मिलता है ना, उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर हाँ, जब पैसा देके आएंगे ना, वो नहीं कहते एक बार कहीं पर एक बार लूट लेगा तो समझ में आएगा कि हाँ भाई साहब दिक्कत है। तो यहाँ पर उनको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो 1.5 लाख रुपए देकर इनको पढ़ा नहीं रहे हैं ढंग से। एक ऐसा बच्चा था, उसने बोला कि सर पूरे साल करंट अफेयर पढ़ाते रह गए और करंट अफेयर भी ऐसा नहीं पढ़ाया जैसा होना चाहिए था, और फिर मतलब पैसे देकर बैठ गए और फिर बोला तो बोले कि सारा करंट अफेयर के थ्रू कवर करा दिया। समझ रहे आप? तो यार ये सारी चीज देखने को मिलती है। तो ठोक पीट कर ही कहीं पैसे लगाओ, माँ बाप की कमाई बर्बाद मत करो, ठीक है। सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, सस्ते में भी अच्छी चीजें मिल जा रही है आप लोगों को, तो उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं।
अच्छे पैसे देकर इसका मतलब नहीं कि अच्छे ही सामान मिलता है, ठीक है। सब आईफोन नहीं है, ये चीजें ध्यान रखियो, ठीक है। आईफोन में बहुत सारी फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिल जाती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप लोगों का डेटा इधर का उधर नहीं होगा, तो लोग उसको फैशन के तौर पे यूज नहीं करते हैं। जो बड़ी पर्सनैलिटी होती है वो सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। पर लेकिन आज के डेट में जिसको आईफोन चाहिए, एक स्कूल में जाने वाले बच्चे को, क्यों भाई कौन सा बिजनेस चल रहा है तेरा, बताना आईफोन क्यों चाहिए तुम्हें, है? मतलब तुम अभी, मतलब चूजा अभी निकला नहीं अंडे से बाहर, उसको आईफोन चाहिए। आईफोन का एक तरीका होता है, उसको लो तब जब अपनी कमाई से ले सको, ना कि माँ बाप की कमाई से लेना है। 99% तो लोगों को आईफोन चाहिए अपने माँ बाप की कमाई से, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये काफी एक इरिटेटिंग चीज लगती है। ये भी एक, अब तो नहीं खैर, पुराना मेल था कि बच्चा ऐसे जिद कर रहा है, क्या करें। मैंने कहा करना क्या है, उल्टा लटका दो, 5-6 मिनट के लिए सुधर जाएगा अपने आप। क्या करें, हद हो गई यार, बच्चे ना आज के बच्चे नहीं रहे। आज में बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल रिस्क के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक, माइग्रेशन, रिफ्यूजी, ये सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और कोविड-19 ने इनमें तूल लगा दी और ज्यादा, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं यहाँ पर फोर्स मिलियंस ऑफ, जो जिनको यहाँ पर अपने घर छोड़ने पड़ गए बेटर फ्यूचर के लिए, कहीं और जाना पड़ गया, ठीक है। एक तरीके से इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर। क्लाइमेट का अलग इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकल परसुएशन अलग से आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई जगह तो पॉलिटिक्स भी बर्बादी करे बैठे यहाँ पर आप लोग, कई सारी कंट्री देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान में देख लीजिए आज के डेट में लोग जो है वहां से निकलकर भागने के लिए तैयार है, कंडीशन इतनी बुरी कंडीशन है वहां पर। इसी के साथ में लगभग 70,000 के करीब सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जाने वाले कमिंग डिकेड में, तो वो अलग से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अभी आने वाले टाइम में ढंग से देखा जाए तो पृथ्वी चारों तरफ से सैटेलाइट से घिर चुकी है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि पृथ्वी पर रोशनी आने से पहले पूछेगी सैटेलाइट से कहां को जाऊं, थोड़ा सा रास्ता तो दे दे। इतनी सारी डेब्रीज आप लोगों को आसमान में देखने को मिलेगी, उसको हटाने का काम कोई ढंग से कर नहीं रहा है, बस सैटेलाइट पे सैटेलाइट दागे जा रहे हैं वहां पर। तो देखते हैं क्या होता है। स्पेस टूरिज्म की बात की जा रही है, ठीक है। धरती पर तो घूमे नहीं, स्पेस में घूम के आओ। यानी कि लोगों के पास में पैसा हो जाता है ना थोड़ा सा ज्यादा है, तो उनको अलग तरीके के चोंचले दिखने लगते हैं, ठीक है। जब तक खाने के लिए रोटी नहीं है तब तक सही है, थोड़ा सा पैसा हो गया तो अलग स्पेस में घूम के आएंगे। पहले धरती पे ही घूम लो। आधे ऐसे लोग हैं विदेशों में घूम के आएंगे। अब विदेशों में घूमना है, पहले इंडिया में तो घूम के देखो, इतनी प्यारी प्यारी जगह घूमने वाली। पहले अपने देश का एक्सप्लोर करो ना, गांधी जी की तरह पहले अपने देश में घूम लो थोड़ा सा, उसके बाद में देखना बाहर जाकर कई चीजें। सही है, चलो जो भी है। आज मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही भूल रहा हूं मैं। कई सारे बच्चे मेल करने वाले आज कि सर बेइज्जती कर दी यार। देखो चीज ना थोड़ा सा ना, कई बार ऐसा होता है कि मतलब इंसान ना हवा में जी रहा होता है, ठीक है। आप लोग को जब तक रियलिटी पता नहीं चलेगी ना तब तक आप लोग चीजों को करोगे नहीं। ये बिल्कुल ऐसा लगता है बस मजे में चल रही है जिंदगी को, एंजॉय करते रहो। ऐसा नहीं होता है, माँ बाप के पैसों पे मजे मत लिया करो, मेहनत कर लो, ठीक है। बाकी सारी चीजें देखने को मिल रही है कि स्पेस टूरिज्म हो गया, इसी के साथ में रिस्क तो एक कोलिजन हो सकता है उनका, ठीक है। डेब्री बढ़ रही है स्पेस में, और लैक ऑफ रेगुलेशन भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में याद रखिएगा, स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है यहाँ पर 1971 में बनाई गई थी, जनेवा के बेस है यहाँ पर। जो यहाँ पर इनका नाम है क्लोज स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, चेयरमैन है यहाँ पर। ये रिकॉग्नाइज किया जाता है इसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन के तौर पर, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के तौर पर। ये चाहते हैं दुनिया को एक बेटर प्लेस कैसे बनाए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कोई मेजर रिपोर्ट जो पब्लिक की जाती है इसके द्वारा बोलते हैं ना बहुत सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है यहाँ पर अलोंग विद INSED और इसी के साथ में कॉर्नल यूनिवर्सिटी के साथ में पब्लिश करता है इसको, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इतनी सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, कल को क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी रहेंगी तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी काफी बेहतरीन एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। समझेंगे इसके बारे में है क्या। अभी अब हमारी कंट्री में भी क्या किया गया, जो पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है यहाँ पर आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो समझ तो गए होंगे कि सोलर एनर्जी के बारे में बात करें। ये यहाँ पर रूफ सोलर के बारे में बात करेंगे, छतों पर सोलर पैनल लगाना। तो 6 जो जीबी रूफ सोलर पैनल जो पावर है उसको बेसिकली इनके द्वारा इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। अभी एंड ऑफ द अक्टूबर 2021 इनके द्वारा लगभग इतना अचीव कर लिया गया, तो इसको और आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि प्रोग्रेस अच्छी बढ़े, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अभी यहाँ पर बोल के आ गए कि 2030 तक का हम लोग क्या करने वाले हैं, 2030 तक का हम लोग 500 गीगावाट अभी यहाँ पर अचीव करने वाले हैं। तो उसके चलते अभी चीजें आगे और बढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। तो इसी के चलते जो रूफ सोलर, जो यहाँ पर रूफ टॉप सोलर है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कई सारे मुद्दे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें जानने को मिलेगी। रूफ टॉप जो सोलर है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सिस्टम। ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेशन का काम करते हैं सोलर पैनल की हेल्प से। छतों पर अगर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कोयले के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उससे हम लोग बच जाते हैं। और रूफ जो माउंटेड सोलर है यहाँ पर, ये स्मॉलर होती है कंपेयर टू अगर आप लोग नॉर्मली ग्राउंड पर लगाते हैं, वहां तो बड़े बड़े पैनल लगा सकते हैं, पर छतों पर आप लोग जितना एक स्पेस रहेगा उतना ही आप लोग काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर रूफ टॉप जो सोलर पैनल होते हैं यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर,
वे 5 से लेकर 20 किलोवाट तक आप लोग लगाते हैं। पर लेकिन अगर कमर्शियल बिल्डिंग कोई हो, जैसे बड़े बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म हो गए, उन पर अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पर 100 किलोवाट तक का आप लोग लगा सकते हो। तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के साथ में इंस्टॉलेशन ऑफ द पावर के बारे में बात करें जो पैनल की, रूफ टॉप पर यहाँ पर तो सोलर पावर जनरेट करने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल्स के द्वारा यहाँ पर कई सारी गाइडलाइन भी यहाँ पर बोली गई है अभी रिसेंटली, और कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है इसके बारे में कई सारी बातें की जाती हैं। तो फाइनल ये है कि 40 गीगावाट तक अचीव करना है इनके द्वारा 2022 तक का, तो उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल टारगेट क्या है 2022 तक का, ये है 175 गीगावाट का। तो 175 गीगावाट में बोला गया था कि 40 गीगावाट जो है यहाँ पर ये यूज करेंगे इसके बेस पर कि हाँ किस तरीके से इसको छतों के ऊपर लगाना है। तो 100 गीगावाट आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलर एनर्जी 2022 तक का, बाकी का और भी अलग अलग एरिया में ये काउंटेड है। अच्छा 175 गीगावाट को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। बहुतों बार मैंने आप लोगों को एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें कि छतों पे इतना लगाना है, 100% सोलर है, बाकी का बच्चों कहाँ कहाँ है बताइए। चलिए देखता हूँ किस चीज को पता है, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे बता दूंगा आप लोगों को किस दिन फिर न्यूज में आएगा, तो टेंशन मत लेना। कंटिन्यूअस लेक्चर देखते रहोगे ना, सारी चीजें आप लोगों को मिलती रहेगी, रिविजन भी आप लोगों का होता रहेगा, तो अच्छे से चीजों को देखते रहो। इसी के साथ में जो यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज की गई 2021 में, लॉकडाउन ने स्लो किया इसको क्योंकि काम करने वाले लोग भी नहीं मिले, और इसी के साथ में बेसिकली सोलर पैनल भी ज्यादा नहीं बने, तो इसके चलते अभी हम लोग लैग कर रहे हैं 2022 का जो टारगेट हम लोग को अचीव करना था। चैलेंज और भी कई सारे देखने को मिलेंगे। अभी जीएसटी जो है पहले 5% था, 12% कर दिया, तो महंगा हो गया भाई साहब। जो रूफ टॉप सोलर आप लोग लगा रहे हो 4 से 5% महंगा हो गया, यहाँ पर वो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर सोलर एनर्जी में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो आज के में अगर बात करें, कई सारी दिक्कतें, पॉलिसीज जो बन जाती है नई नई, वो हडल क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वजह से दिक्कतें आने लगती हैं, तो बहुत सारे इश्यूज आप लोग को देखने को मिलेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर अगर ढंग से ना हो तो वो दिक्कतें निकाल कर लेकर आते हैं, क्योंकि कई सारी कंट्री उसमें दिक्कत डाल देती है। हमारे देश के अंदर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजें हो तो उसने कुछ उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, वो सारी चीजें। तो इसके चलते यहाँ पर स्टेट जो है वो कई बार पॉलिसी से विड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। लो फाइनेंसिंग सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या रेजिडेंशियल जो सेक्टर है उसमें प्रॉपर बैंक का लोन भी नहीं मिल पाता है कई बार, ठीक है। यूनियन जो मिनिस्ट्री है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एडवाइस करती है बैंक को लोन देने के लिए सब्सिडी रेट पर वो दे नहीं पाते हैं, कई बार उनको दिखता है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो एक बार तरीके से उनको बोला भी जाए तो वो सोच कर देते हैं, पर फिर भी इतना नहीं मिल पाता है। कई सारे प्लेयर है मार्केट में ऑफर करते हैं लोन लगभग 10 से लेकर 12% पर, तो इतना महंगा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि यार इतने में तो हम लोग मर जाएंगे इसको पे करते करते। कई सारे ऐसे इश्यूज हैं। वैसे और भी कई सारी स्कीमें, पीएम कुसुम के बारे में याद रखिएगा, अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट था, जिसके बारे में आप लोगों से बात भी की थी, तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले आते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी यहाँ पर अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर, ठीक है, पार्क के बारे में बात की गई, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्कीम फॉर प्रमोटिंग सोलर एनर्जी, तो कई सारे आप लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में भी आप लोग को देखने को मिली। 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्री आज के में, ठीक है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के बारे में बात की, जिसके चलते एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है। नेशनल सोलर मिशन है ये। इसी के साथ में सुरक्षा जो यहाँ पर बात की, सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम है यार आज के में काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हाथ पर हाथ रखे बैठे, ठीक है। तो ये है पूरा इसके बारे में आर्टिकल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये माइंड में क्लैरिटी आई होगी, अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो क्या क्या डिस्कस किया डिटेल में हम लोगों ने देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, इंडिया श्रीलंका के साथ साथ में अपने बारे में कुछ बातें की, रबर सबर के बारे में, ठीक है। तो कई सारी बातें आप लोगों को बताई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट के बारे में डिटेल मैंने आप लोगों को बता ही दिया, अब भी आप लोगों को डाउट होगा तो बताएगा फिर, और टेलीग्राम से जाकर चाहिए देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर मिसाइल ब्रह्मोस और रशिया के रिलेशन के बारे में सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो कई सारी और इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हम लोगों ने बात की, इकोनॉमिक फोरम के बारे में कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो समझा। इसी के साथ में सोलर एनर्जी से रिलेटेड कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, क्या क्या टारगेट है और क्या क्या मुद्दा चल रहा है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 सेकंड के लिए और इसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो रबर के बारे में बात की जा रही है, कब का फैक्ट है यहाँ पर, स्ट्रेटजी बेसिकली कौन सी है इंडिया को घेरने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी बैंक के रिवर पर ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहले रबर प्लांट लगाया गया था, कौन कौन से राज्य 3 है उनके बारे में बताइए। इंडिया की रैंक क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में, कौन सी कंट्री नीचे से टॉप कर रही है, हमारी कंट्री में 2 कौन सी ऐड हुई है जहां पर हम लोग बिना वीजा के जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कौन सा दिन जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और जीएसटी कितना पे करना पड़ रहा है आज के दिन में सोलर पैनल के ऊपर, ये आप लोग को बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये 15 के हैं, क्योंकि 16 तारीख का जो होता है वहां पर आप लोगों को देखने को मिला था, उसमें आप लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछता हूं मैं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर सकें। वो इंडिपेंडेंट लेक्चर रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है इसके बारे में, बताइए यहाँ पर कि इंडियन आर्मी के कौन से जनरल थे जो पहली बार जनरल बने थे यहाँ पर आजाद देश के। कैप्टन कौन थे, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि आर्मी डे परेड में पहली महिला पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कौन सी कंट्री को यहाँ पर, मतलब कोरिया को यहाँ पर बोला गया था, एक शब्द यूज किया गया था, उसके लिए बताना है कौन सा, यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट था। इसी के साथ में यहाँ पर सरायू, इन ये आप लोगों को अयोध्या में देखने को मिलेगा। रामकथा पार्क, इसका नाम चेंज किया गया था रिसेंटली। अभी यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस कौन सी कंट्री ने अपने आप को दिया था, वो मैंने डिस्कस किया था। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को बताना है बेसिकली कि अगर बात करें कौन सी कंट्री ने अपने आप ही डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस छोड़ दिया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। यूनियन किसके द्वारा यहाँ पर, अभी यहाँ पर जो बेसिकली बात की जा रही, स्टेट को गाइड किया है कि भाई साहब थर्ड जेंडर के ऊपर फोकस दो, जो जेल के अंदर बच्चे हैं उसके बारे में फोकस देना है। इसी के साथ में ट्रांसजेंडर जो है यहाँ पर ये 70 है लगभग जेल के अंदर में, किसके द्वारा बताया गया, और ये केस का नाम आप लोगों को बताना है, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो एक एक कर देख लेते हैं। पहले में है केएम करियप्पा साहब, दूसरे में है तानिया शेरगिल, तीसरे में है यहाँ पर लैंप ऑफ एशिया, लैंप ऑफ ईस्ट एशिया बोला गया, लैंप ऑफ ईस्ट बोला गया यहाँ पर कोरिया को, ठीक है। क्वीन हियो होंग ओके देखने को मिलेगा। चाइना है यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आपको डेवलपिंग बोल रहा है। साउथ कोरिया बोला है कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे नहीं डेवलपिंग का स्टेटस चाहिए। होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया स्टेट को कि थर्ड जेंडर पर ध्यान रखो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में याद रखिएगा, 70 के करीब ट्रांसजेंडर इनके द्वारा बताए गए हैं, बंद है यहाँ पर जेलों के अंदर, उनका ध्यान रखना है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2014 का, जिसमें थर्ड जेंडर देखने को मिला। मॉर्निंग में 6:30 बजे, अब देखता हूं कौन कौन खड़ा होगा, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे 6 बजे वीडियो आना है कि नहीं आना है, ठीक है। तो मिलता हूं मॉर्निंग में एग्जैक्ट 6:30 बजे, तो देखता हूं कौन कौन मिलता है। ओके।